गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम उन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम देंगे। ऑल इंडिया बार का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आ गया है। जो भी इससे जुड़े हुए हैं और परीक्षा देने वाले हैं उन सभी लोगों को पता होगा। और मैं इसमें आज इसको पास करने के तरीके, कैसे इसमें रिसर्च किया जाता है, बुक ले जाने की क्या कंडीशन होती है, इन सब बारे में बात करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन पेपर का जो माध्यम होगा वो हिंदी होगा। हिंदी वाले मेरे भाइयों के लिए ये प्रयास है, उनके लिए कुछ बताने के लिए। देखिए जी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया बार का। इसमें बताया गया है कि कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, कब तक फॉर्म भरा जाएगा। परंतु इसमें दो डेट को हम लोग ध्यान देंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसमें बताया गया है वो बताया गया है 29 अक्टूबर को। और ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। और एक नई चीज़ इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं, जो जनरल हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, उन्हें 45% मार्क्स लाना है और एससी एसटी कैंडिडेट को 40% मार्क लाना है 100 में। हम लोग बात करेंगे कि कैसे 60% मार्क इसमें सिक्योर करें, चाहे आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, जनरल हैं। टारगेट 60% का रखिए। और उसका तरीका मैं बता रहा हूँ कि किस तरह का तरीका है 60% अचीव करने का। ये 18वीं है एग्ज़ाम। और ये जो मेरे पास है 17वीं AIAB की क्वेश्चन पेपर है, हिंदी माध्यम में है। और हिंदी में ही ये मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश माध्यम के छात्र इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं उन मेरे भाइयों को होती है जो हिंदी माध्यम में प्रयास करते हैं, तो उन्हीं के लिए ये समर्पित है। 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 60 नंबर लाने का टारगेट आप सभी को रखना चाहिए। और एग्ज़ाम 2-3 बातों पे डिपेंड है। ये पहली बात ये है कि हम लोग बैरक ले जा सकते हैं। बैरक ले जाने का अभिप्राय यह है कि आप रिसर्च कितनी सुगमता से, कितनी तीव्रता से कर रहे हैं। क्वेश्चन इसी नेचर के बनाए जाते हैं कि आप रिसर्च करके उन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढ लें। यदि आप तेज़ी से रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपना समय गंवा देंगे और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसे आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चनों की प्रवृत्ति ऐसी होती है जो डायरेक्ट होती है, जो आप पहले से पढ़े हैं, याद किए हैं, तो उनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इन दोनों का कम्बिनेशन है ये क्वेश्चन पेपर में। अगर दोनों के कम्बिनेशन, रिसर्च कैसे करना है और डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, यदि इन सब बातों पे आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से 2 महीने में आप इस पूरे एग्ज़ाम को कवर कर लेंगे और आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में रिसर्च कर लेंगे, परेशान नहीं होंगे। और ज़्यादातर लोग क्वालिफाई हो ही जाते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन कुछ लोग फेल भी होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए 2 महीने के अंदर रणनीति क्या होनी चाहिए। तो आप सभी कुछ न कुछ रणनीति तो बनाए होंगे, परंतु उसमें से एक मैं रणनीति जो नहीं बना पाए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि किस तरह से करेंगे तो आप इसको कवर कर सकते हैं। देखिए, इसमें 19 पेपर हैं सिलेबस में आपके, वो चेंज नहीं हुए हैं, वो सेम है, 19 पेपर ही हैं। सिलेबस वही है जो 17वीं में था। क्वेश्चन का नेचर कमोबेश ऐसा ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से इसको बैरक को पढ़ना चाहिए। तो पहले मान लीजिए इंडियन पिनल कोड के आप बेयर एक्ट लेते हैं। उस बेयर एक्ट में और एक नोटबुक बना लीजिए इसी के उद्देश्य के लिए, AIB के उद्देश्य के लिए। उसमें वो विद्यार्थी जो इसी बार LLB पास किए हैं और हाल फिलहाल में ही स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हुए हैं और वो AIB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आप LLB के दरमियान एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसका इंटरनल की तैयारी करते हैं और सारे पेपर को एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं। एक सेमेस्टर में जो विषय होता है उसी को ज़्यादा समय देते हैं और एग्ज़ाम पास करते हैं। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम इसको देंगे तो संभवतः उनको उतनी परेशानी नहीं होगी। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो लोगों को क्या करना चाहिए, तो पहले आप कोई एक अधिनियम लीजिए। उदाहरण के तौर पर इंडियन पिनल कोड लीजिए। उसका चैप्टर वाइज
जैसे टोटल सेक्शन कितना है इंडियन पिनल कोड में वो लिख लिए कि इतना इसमें सेक्शन है, फिर चैप्टर कितने हैं, चैप्टर ये सेक्शन से शुरू होकर के ये सेक्शन तक जाता है। इस तरह से यदि क्लासिफाई कर लेंगे उसको, इसको बनाया किसने, तो आपको रिसर्च करने में वहाँ पे मदद मिलेगी। यद्यपि ध्यान रहे कि नोटबुक नहीं जाएगा, बस बुक जाएगी, परंतु उसको आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आप डायरेक्ट से रिसर्च करने में आपको आसानी होगी और आप तत्काल उसका आंसर ढूंढ लेंगे। मैं क्वेश्चनों की प्रवृत्ति दिखाऊंगा जहाँ पर रिसर्च करने से भी कठिनाई होगी यदि आप नहीं पढ़े रहेंगे तो। ये कठिनाई हमें भी हुई थी जब मैं पहली बार एग्ज़ाम दिया था, परंतु इसी को मैं फॉलो किया था और मुझे अच्छे नंबर हुए थे। लेकिन इसमें नंबर नहीं दिखाया जाता है, क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई बस दिखाया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए ये पहला क्वेश्चन है आईपीए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखें। एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो दूसरा पार्ट है उसमें ले जा रहा है, आपको प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्त या निहित प्राधिकार के अंतर्गत कहलाएगा। अब जो व्यक्ति एजेंसी पढ़ा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसे भी दे दीजिए, अगर वो नहीं जान रहा है तो इस क्वेश्चन को रिसर्च करने में उसे बहुत ही कठिनाई होगी। परंतु यदि आप पढ़े हुए हैं तो एजेंसी वाले में बहुत सेक्शन है, 6-8 सेक्शन है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं। इस जब न मिले कुछ तो विकल्प से भी जाइए। उप एजेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो उप एजेंट आप जान रहे हैं किसे कहते हैं। एजेंट उप एजेंट को नियुक्त करता है, सब एजेंट को। ये प्रस्थापित एजेंट होगा, जो रेड कलर में मार्क किया हुआ है ऑफिशियल आंसर की से मिलाया हुआ है। एजेंट आप जानते ही कि किसे नियुक्त किया जाता है, उपाप्त एजेंट अलग है इससे। तो इसमें इस क्वेश्चन, ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, के साथ साथ में आपको डायरेक्ट की नॉलेज होगी तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा इसमें अपना व्यर्थ का समय गंवाएंगे। तो आप वैसे क्वेश्चनों को, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप इसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसको भी स्किप करें, अगले वाले पे बढ़े। इन सबों को लिए रखे लास्ट में समय, पहले उन क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर ले जिसका एग्जैक्ट आपको आंसर पता है। वैसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं जहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा। वैसे 20 क्वेश्चन रहते हैं जिसको आप डिक्टो फैक्ट टू फैक्ट रहेंगे आप कर देंगे। 20 से 25 क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए और बाकी सब में ज़्यादा नॉलेज चाहिए। इन्हीं के बीच में क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग का कॉन्सेप्ट है और मैं 60 नंबर कैसे लाया जाए इस टारगेट के साथ आप लोगों को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चन बताऊँगा इसमें, कैसा क्वेश्चन आया हुआ था और कैसे इसको आंसर ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तभी डिक्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन में कार्य की स्वीकृति से को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। क्वेश्चन लग रहा है ट्रांसलेट, इंग्लिश का क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। इसे चिरस्थायी कहते हैं, परपेचुअल डिक्री इसे कहते हैं। इंग्लिश में परपेचुअल ही दिया होगा, हाँ परपेचुअल, इसको चिरस्थायी कहते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है, उसमें बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है, उसमें देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उससे दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। देखिए इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मैं शॉर्ट में इस पे कमेंट भी देते चलता हूँ कि ताकि अगर आपको बाद में समय ना मिले, यही एक वीडियो देख लें तो कुछ आइडिया आपको लग जाए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जिसमें सेक्शन 4 और 5 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्वेश्चन एक इधर उधर से रहता ही है, इस पैटर्न पे कई क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप जुडिशियल सर्विस दीजिए या फिर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दीजिए या फिर LLM का एग्ज़ाम दीजिए, एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आ जाता है।
सेक्शन 4 में होता है कि किसके लिए वाद फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 5 में टाइटल या पोजीशन के लिए, तो ये कब्जे के लिए है सेक्शन 5, एक टाइटल के लिए हो जाता है। इसमें 6 महीने का टाइम लिमिट पीरियड है। तीसरे क्लॉज में जाएंगे, सरकार के विरुद्ध केस नहीं आता। इस तरह से इन सेक्शनों को आप जान लेंगे। और सिविल, इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो भी उपचार मिले हैं उसको कैसे कोर्ट से मांगा जाता है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मांगा जाता है, क्रिमिनल के अंतर्गत इसको नहीं मांगा जाता है। इसमें ध्यान रखेंगे कि हाल फिलहाल में 2020 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो एक सेक्शन 20A, 14, इन सब बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। और लास्ट में एक डिक्लेरेटिव डिक्री हो गया, 34 हो गया, 43 हो गया। इन सबों को आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ पे क्या दिया है। छोटा अधिनियम है लेकिन बहुत ही अच्छा अधिनियम है, खास करके अधिवक्ता के लिए इसको विशेष रूप से आपको जानना चाहिए। अगर कोई छात्र कहेंगे, वैसे लोग जुड़ते हैं, तो मैं इन सबों पे वीडियो विस्तार से एक एक अधिनियम को 20-20, 25-25 मिनट में बना दूंगा। तो इसको आप देख लिए कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में उपचार सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मांगा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है जहां बंधक करता, देखिए बंधक कहाँ है, मॉर्गेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में है, जिसे TPA कहते हैं, और सेक्शन 58 में है। तो इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट देख करके रिसर्च करके भी ढूंढने में आपको परेशानी हो जाएगी बेयर एक्ट से, क्योंकि जितने भी पुराने अधिनियम हैं 1882 के, उन सबों की भाषा पुरानी भाषा जो आम बोलचाल से बहुत कठिन है। अभी जो नए अधिनियम बन रहे हैं उनकी भाषा समझ लायक है, जिसको हम लोग देखेंगे IPR में 2005 में बने हुए अधिनियम हैं, उनकी भाषा देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि जहां बंधक करता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है और जब तक धारक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और कब्जा के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है। यह लेन देन कहलाता है। देखिए, अपनी संपत्ति दे दिया मॉर्गेज में और उससे आ रहा फायदा वही व्यक्ति लेगा जो मॉर्गेज में संपत्ति को लिया है। मॉर्गेजर वो होता है जो देगा, मॉर्गेजी जो संपत्ति को, इसको कहेंगे भोग बंधक। भोग बंधक को इंग्लिश में कहते हैं यूजू फैक्ट्री मॉर्गेज, भोग बंधक कहेंगे। ये वाला ऑप्शन सही है। इस सेक्शन 58 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन किन एग्जामों के लिए ये जुडिशियल सर्विस में होता है, खास करके जो लोग IBPS का एक कंबाइंड लीगल ऑफिसर का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 1 या 2 इससे रह जाते हैं कभी कभार। इसलिए सेक्शन 58 के प्रोविज़न को, उसमें क्या क्या शब्द डिफाइन है, 4 या 5 या 8, इसका बैरक नहीं है मेरे पास, शब्द हैं उसमें डिफाइन बताए गए हैं, उनके बारे में कितने प्रकार के बंधक होते हैं, मॉर्गेज होते हैं, प्रकार याद होना चाहिए। जो कॉमन प्रकार है उसमें क्या क्या होता है, सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में क्या होता है, इन सबों को जानना अति आवश्यक है इस एग्ज़ाम के लिए और साथ साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी। ये भी रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है। और जो मैंने शुरू में मेथड बताया कि आप एक बेयर एक्ट को लीजिए, वो कब इनेक्ट हुआ, कब से उसका लागू हुआ है डेट, अगर पुराना पॉपुलर अधिनियम है तो जैसे इंडियन पिनल कोड, उसको किसने बनाया, इन सब बातों को नोट कर लीजिए। उसका चैप्टर किस सेक्शन से शुरू होता है और चैप्टर का हेडिंग क्या दिया हुआ है, इस सब बात को यदि आप याद कर लेंगे तो उससे आपको रिसर्च करने में आसानी होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये GST से संबंधित है। GST बिल्कुल नया अधिनियम है, ज़्यादातर लॉ स्कूल में ये सिलेबस में शामिल नहीं है, परंतु इसका भी बैरेक्ट आप खरीदेंगे, लेके जाएंगे एग्ज़ाम में भी, इसको भी पढ़ेंगे घर पे। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि कोई व्यवसायी है, श्री मंजोत मैसर्स सिंह ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है,
फर्म का ऑफिस दिल्ली में है, जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेसर्स सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित अंतर्राज्य आपूर्ति की। देखिए, ये अंतर्राज्य आपूर्ति कर रहे हैं, तो दिल्ली में कर रहे हैं कर योग्य आपूर्ति। कर योग्य तो रजिस्टर्ड होंगे तभी टैक्स देंगे, जीएसटी नंबर होना चाहिए। कर योग्य आपूर्ति इन्होंने दिल्ली में किया तो यहाँ रजिस्टर्ड होना आवश्यक ही है। पंजाब में कर मुक्त आपूर्ति, इसमें कर मुक्त अगर कर रहे हैं तो नहीं भी हो तो एग्जम्प्ट हो सकते हैं आप, नहीं भी है जीएसटी नंबर तो। उत्तर प्रदेश में कर योग्य और कर मुक्त दोनों है, तो कर योग्य है उसके लिए जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी नंबर मतलब अकाउंट जैसा है जिससे जीएसटी पे किया जाएगा भारत सरकार को। जम्मू कश्मीर में भी वही है, तो जहाँ पंजाब में कर मुक्ति जो योग्य है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य नहीं है, बाकी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में उनको होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन बी दिया है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जीएसटी से ही 2 क्वेश्चन है, और इसके सिलेबस में बताया गया है कि कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो आप किसी को कम और ज़्यादा ना समझें, सभी का डायरेक्ट आपके पास होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है। तो ये न्यूज़पेपरों में भी छपता है आर्थिकी विषय पे, कॉमन क्वेश्चन जैसा है। अगर आप न्यूज़पेपर प्रतिदिन पढ़ते हैं तो 0, 5, 12, 18 और 28 यही 5 स्लैब हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बी, देखिए बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है, इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ, ये भी रिसर्च वाला क्वेश्चन है, देख के घबराएं नहीं, इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएंगे तो आ जाएगा। बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है, बी कोई व्यक्ति है, समाचार पत्र का मालिक है। ए की विनती पर ए उससे विनती करता है बी से कि सी के विरुद्ध कोई अपहानि वाला मानलेख प्रकाशित कर दे, और उसके बदले में जो भी कंपनसेशन होगा ए कह रहा है मैं बी को दे दूंगा। ऐसा बी कर देता है, सी के खिलाफ ऐसा मनहानि का अपलेख प्रकाशित कर देता है। बाद में इसमें पूछा जा रहा है कि सी ने बी पर मुकदमा दायर किया, जिसके खिलाफ अपहानि का लेख प्रकाशित हुआ सी के खिलाफ, उन्होंने बी पर मुकदमा कर दिया। बी कौन थे? प्रेस वाले थे, दायर कर दिया। उस नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविदा अधिनियम की देखिए, जो भी संविदा होती है गैर कानूनी कार्यों के लिए संविदा होती है, वो प्रारंभ से ही शून्य होती है, उसके लिए किसी को लायबल नहीं किया जा सकता है। परंतु यहाँ पे रेफरेंस 224 का दे दिया गया है, धारा 224 का, तो इसके ऑप्शन से ही पढ़ के आप समझ लीजिए ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है, यही इसका आंसर है। परंतु सेक्शन 224 से भी आप जा सकते हैं। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्वेश्चन था, जो रिसर्च बेस्ड और कॉमन सेंस दोनों को अपने आप में समाहित किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। ये भूमि अर्जन अधिनियम 2013 का क्वेश्चन है। इसको भी 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तो इससे रिसर्च से भी आपको पता नहीं चल पाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि किन किन उद्देश्यों के लिए भूमि का अर्जन किया जा सकता है। तो देखिए, इसको यदि नहीं भी पढ़े होते और पहली बार आता तो इन सब उद्देश्यों को देख के थोड़ा इसके करीब आप पहुंचने का प्रयत्न कर सकते थे। जैसे संघ के नौसेना, संघ यहाँ पे भारत संघ की बात हो रही है, किसी और संघ संस्था की बात नहीं हो रही है। संघ के नौसेना, सैन्य, वायुसेना, शस्त्र बलों, सामरिक उद्देश्यों के लिए जमीन या कुछ भी करने के लिए प्राथमिकता में होता है। जमीन का अधिग्रहण कहीं भी किया जा सकता है जहाँ सामरिक वैसी दृष्टि पड़ती है। जल के लिए, तो जल के लिए आप जान ही रहे हैं कि कितना जल जरूरी है मानवों के लिए। स्वास्थ्य की परियोजनाओं के लिए भी जमीन का अधिग्रहण हो जाएगा। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रोजेक्ट, जब 2013 में ये अधिनियम बन रहा था उस समय जो भी लोग थोड़ा बैक में एक्टिव थे, न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि पुनर्वास के लिए कितनी चर्चाएं हो रही थी कि लोगों का पुनर्वास हो, मतलब जहाँ से हटाए जा रहे हैं लोग उनको अच्छे तरीके से अच्छे जगह पे घर बना करके सरकार दे, तो उसके लिए भी ज़मीन का अधिग्रहण हो जाएगा। खेल के लिए, स्वास्थ्य देखभाल,
प्रवासन, परिवहन, अंतरिक्ष कार्यक्रम परियोजनाओं के लिए, इन सारे के लिए जमीन का अधिग्रहण हो सकता है। कोई भी विद्यार्थी इसको बिना बेयर एक्ट देखे, बिना रिसर्च किए कर सकता था। ये दूसरा क्वेश्चन भी भूमि अधिग्रहण से ही संबंधित है। ऐसे करेंगे हम लोग तो ज़्यादा समय लग जाएगा, कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में ज़्यादा करने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्तियों से तात्पर्य के अलावा कोई भी व्यक्ति है। तो इसमें ये सभी है, समुचित सरकार, सरकारी कंपनी, समुचित ट्रस्ट, ये भी रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रेडमार्क अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क रजिस्टर हो सकता है? तो उसके डिफिनेशन क्लास में ही बताया गया है कि क्या क्या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा, क्या नहीं होगा। पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क, ओह माफ़ करिए, ये क्वेश्चन मैं गलत पढ़ लिया, इसको पढ़िए। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। ये तीनों अधिनियम का एक ही कंट्रोलर जनरल जो है वो रजिस्ट्रार होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये डिफिनेशन नहीं पूछा जा रहा है। इसमें ट्रेडमार्क के लिए कौन रजिस्ट्रार होगा वो पूछा जा रहा है। तो पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क तीनों के लिए एक ही है, इसके बेयर एक्ट सेक्शन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आईपीआर के प्रकार नहीं है? आईपीआर का प्रकार पूछा गया है। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें कॉपीराइट भी है, पेटेंट भी है, डिज़ाइन भी है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, सांकेतिक, ऐतिहासिक सांकेतिक, ये नहीं आता है आईपीआर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य होगी? यह संविदा अधिनियम का क्वेश्चन है और ये मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष में किया गया है। अब जो भी छात्र इस एग्ज़ाम को दिए हैं, जिनका भी ये क्वेश्चन पेपर है, वो देखिए। कैरलिल बनाम कार्बोलिक बॉल स्मोक कंपनी पहले मारे हैं, फिर हार्वे बनाम फैंसी मारे हैं। ये नेवर से है और इसमें ये एक्सेप्टेशन में वो नहीं करता है, कम्युनिकेशन से संबंधित है, लेकिन वो मोहरी बीवी पे नहीं पहुंच पाए। ये गलती हर उन विद्यार्थियों से हो सकता है जो हिंदी माध्यम में इन सब बातों का ध्यान नहीं रखें और पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को देखिए। यदि जिन किसी को भी आवश्यकता होती है कमेंट करेंगे, 2 लोग भी करेंगे तो मैं लगभग सब पे इम्पोर्टेंट पॉइंट को 10-10 मिनट, 15-15 मिनट का वीडियो बना दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आते हैं। ये है विनिधिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है डिक्लेरेटरी डिक्री के बारे में, घोषणात्मक डिक्री का संबंध सही है। तो देखिए, उक्त डिक्री धारा 34 में बताई गई है। 34 बहुत महत्वपूर्ण है। कब घोषणा की जाती है डिक्री की, ये विस्तार से पढ़ने योग्य विषय है। यह विवेकाधीन प्रकृति की है। कब न्यायालय को लगेगा कि यहाँ पे डिक्लेयर कर देना चाहिए, स्थिति कैसी बन रही है, तो बहुत सारे उस पर केस हैं, उनके माध्यम से न्यायालय इन सब को ढूंढता है। इसलिए ये दोनों विषय सही हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित प्रक्रम में लिखित नहीं है। तो देखिए, जो सेक्शन 13 है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसमें डिफिनेशन दिया गया है परक्रम का, जिसमें बचत पत्र, विनिमय पत्र, चेक तीनों आते हैं। ये नहीं आता है, बिलिंग नहीं आता है। तो इसका डिफिनेशन बहुत बार पूछा जाता है कि किस सेक्शन में डिफाइंड है, तो सेक्शन 13 में है, चेक 6 में, इसके आगे, और इनमें कंडीशनल और नॉन कंडीशनल करके, इसमें एक मेरा वीडियो है इस पे, इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, उसको देखेंगे तो बहुत सारे इसका तो क्वेश्चन लगभग उसी से हल हो जाएगा, लेकिन वो इंग्लिश में होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। ये लगभग ज़्यादातर विद्यार्थी कर लेते हैं, लेकिन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत अर्थ के भीतर कानून है और इसीलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य अमान्य घोषित किया जा सकता है। ये सज्जन सिंह बनाम स्थान ऑफ राजस्थान, इंदिरा साइनी, केशवानंद भारती और गोलकनाथ, ये 10 क्वेश्चन है जिनमें बहुत सारे बड़े सिद्धांत हैं और नए विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। मैं भी कंफ्यूज हुआ। ये क्वेश्चन 2018 में इसी से संबंधित क्वेश्चन था,
बिहार जुडिशरी में, ऑब्जेक्टिव में मेरा गलत हो गया था। इसमें न्यायाधीश का नाम पूछा गया था, गजेंद्र गोलकर जी का था। मैंने गोलकनाथ के केस में उसको नहीं कर पाया था। देखिए, ये गोलकनाथ के केस में कहा गया था। केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर है। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, फंडामेंटल राइट को संशोधन होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन था। इंदिरा साहनी में रिजर्वेशन का मुद्दा था। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में समान नागरिक संहिता क्या है? तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 44 में बताया गया है। अनुच्छेद 16 में पूछा गया है कि इस अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल या इनमें से किसी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा, तो उसमें लिखा है कि राज्य इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा। तो देखिए, इसमें सारा आपको याद होना चाहिए। क्या है? रिलीजन, पैलेस ऑफ वर्थ, कास्ट, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान, ये आयु, इसमें आयु से आप कंफ्यूज हो जाएंगे पहले दृष्टि में, लेकिन लास्ट में ये निवास स्थान वाला है। ये ऑप्शन ए इसका सही है। तो ये तो आप संविधान का बैरक लिए रहेंगे, उसमें देख के रिसर्च कर लेंगे। लेकिन रिसर्च में क्या एक भूल हो जाएगी कि आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए ये ऑप्शन नीचे रहता है, इतने पे आपने क्लिक कर दिया, पूरा यहाँ तक देखा नहीं सारे को कि क्या क्या ग्राउंड है, तो ये गलत होने की संभावना रिसर्च के बावजूद भी बनी रहती है। इसलिए रिसर्च में भी पूरा कंप्लीट देखने के प्रयत्न करें। क्वेश्चन नंबर 18, संवैधानिक मामले में कितने जज होते हैं? तो ये 5 जजेज होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 होते हैं। अनुच्छेद 143 क्या है? तो 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, एडवाइजरी जुडिडिक्शन जिसको कहते हैं, उसमें 5 जजेस की बेंच ही राष्ट्रपति को एडवाइस देंगे। ये क्वेश्चन है इसमें। लेकिन 143 में संभवतः पढ़ने पे 5 जजों का जिक्र नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा सिर्फ। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने होते हैं? तो 5। इसको एक बार आप देखेंगे बैरक में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से के प्राधिकार से वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। व्यक्ति, किसी व्यक्ति को लिखा गया है अनुच्छेद 300A में। ये फंडामेंटल राइट पहले हुआ करता था, संपत्ति के अधिकार, परंतु 44वें संविधान संशोधन के बाद से ये एक कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे, भारत संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कानून नहीं है? तो 13(2) में कानून का डिफिनेशन दिया हुआ है, जो हम लोगों ने ऊपर देखा है। उसमें नियम, उपनियम, रूढ़ि या प्रथा व्यापक शब्द यूज किए गए हैं, ये सब हैं। तो इसका सही क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, जैसे कन्फ्यूजन हुई हो कि कैसे कोई नहीं हो। तो पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कानून नहीं है? तो ये जब सब हैं उसमें, तो विकल्प कौन सा सही चुनेंगे कि इनमें से कोई नहीं, वैसा कोई नहीं है जो उसमें समाहित नहीं हो। ये तीनों समाहित हैं उसके परिभाषा में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की शक्तियों के पृथक्करण के बारे में है? तो ये अनुसूची 7 बात करती है। अनुसूची 10 में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है, 11 में पंचायती, 12 में म्यूनिसिपैलिटी है। भारतीय संविधान का शीर्षक किस में निहित है? तो देखिए, अब ऐसे क्वेश्चनों का आप रिसर्च करेंगे तो एक पे तो जैसे ये विद्यार्थी लगाए हुए हैं, विद्यार्थी यहाँ हिंदी बोलने की वजह से मैं कह रहा हूँ, नहीं तो स्टूडेंट कहें, ये स्टूडेंट लगाए हैं अनुच्छेद 1, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 393 में दिया हुआ है शॉर्ट टाइटल। 393, 394 इससे संबंधित आसपास 2 अधिनियम इसके महत्वपूर्ण है जो जुडिशरी में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को यदि आपको नहीं मालूम है और बैरक से रिसर्च कर रहे हैं तो सारे विकल्प के थ्रू जाइए, तब आप सही कर पाएंगे। यदि पता है तो एक बार में कर लेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है हालांकि। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार? तो ये सबको पता ही होगा कि भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन की बात करता है ये। अब देखिए, हम लोग दंड संहिता पे आ गए।
इंडियन पिनल कोड पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि दंड संहिता की 90 के अंतर्गत सहमति एक वैध सहमति नहीं है। सहमति कब वैध सहमति है? ये देखिए, जैसे यदि क्षति के भय में आप किसी को डालेंगे तो वो वैध सहमति तो होगी नहीं, अवैध सहमति होगी। यदि विकृत चित्र व्यक्ति द्वारा दी गई है, पागल व्यक्ति क्या सहमति देगा? और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा ली गई सहमति भी वैध सहमति नहीं है। क्वेश्चन 90 पे एक तो ये तीनों पे आ गया। दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों के लिए कितनी वर्ष आयु रखी गई है सेक्शन 90 में, तो 12 वर्ष रखी गई है। यही दो क्वेश्चन 90 से ज़्यादा पूछता है। अब देखिए, इसी में से एक रेप का केस में बनता है कि किसी युवती का कोई व्यक्ति शादी करने का प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा आगे इस डेट पे। इस सहमति के आधार पर युवती ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की अनुमति दी। बाद में वो मुकर गया तो उन्होंने रेप का केस किया कि इन्होंने रेप किया। तो होता है कि तुमने तो सहमति उस समय दिया था, अब कैसे मुकर रही हो? तो पहला ऑप्शन देखिए, तथ्य की भ्रांति। उसने तथ्य की भ्रांति के अंतर्गत सहमति प्राप्त की थी। भ्रांति क्या थी? कि मैं तुमसे अमुक डेट पे विवाह करूंगा। इस भ्रांति में, इसके अंतर्गत उन्होंने दिया था अपनी सहमति शारीरिक संबंध के लिए। इस आधार पर रेप का केस बन जाता है। सहमति होते हुए भी अवैध सहमति हो जाती है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानववध नहीं है। ये दिया गया डायरेक्ट बैरेक में, आप देख लेंगे। मनहानि, जिसमें बहुत सारे राजनेता अयोग्य हो गए हैं। मनहानि के लिए कितनी वर्ष सजा है? तो 2 वर्ष। मनहानि किस सेक्शन में दिया है? यदि आपको नहीं पता रहेगा तो 2 वर्ष सजा कहाँ ढूंढ पाएंगे? क्वेश्चन आसान होते हुए भी गलती कर बैठेंगे। परंतु मनहानि को आप ढूंढेंगे तो आराम से आपको 499 में मिल जाएगा। जैसे मैंने हेडिंग वाइज बताया है वैसे अगर आप ढूंढ के बनाएंगे तो सही हो जाएगा। अब यही देखिए कि जब मैं बैरेक खरीदा था, उस बैरेक पे शुरू में ही 499 मिसप्रिंट था। वो बैरेक का 4-5 पेज ही प्रिंट नहीं है। ला के मैंने शुरू का पढ़ा, लास्ट में इसको देखा, बैरेक्ट वापस भी नहीं कर पाया, तब से मेरे पास वही बैरेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किसके अंतर्गत अपराध है? कैसा अपराध है? तो अब आप ये नहीं जान पाएंगे किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो कैसे जानेंगे कि ये कैसे रिसर्च करेंगे? तो देखिए, ये भारतीय दंड संहिता है और दंड संहिता के अपराधों की क्लासिफिकेशन दिया गया है सीआरपीसी के शेड्यूल नंबर 1 में कि यदि मर्डर होगा तो किसके द्वारा सुना जाएगा, जमानती होगा, अजमानती होगा, संज्ञेय होगा, असंज्ञेय होगा। ये सब शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। इसलिए ये सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता में तो है कि हमला किया गया, लेकिन 354 का जो अपराध है वो किस नेचर का है, ये सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में पता चलेगा। तो ये संज्ञेय और अजमानती अपराध हैं। आपको ये बताया होगा, आपके लॉ स्कूल में बताया गया होगा। ये देखिए एग्जाम्पल है किसका? तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। ए एक व्यक्ति है, अग्नास्त्र के साथ एक भवन के बाहर पुरुष को तैनात करता है और जेड से कहता है कि वह जेड पर फायर करेगा यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करेगा। आप किसी को बंदूक की रेंज में रखते हैं, जैसे ही वो रेंज से बाहर जाने की प्रयत्न करेगा गोली मार देंगे, तो वो क्या कहेगा? तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहाएगा, सदोष परिरोध कहाएगा। तो सदोष अवरोध क्या कहलाता है? सदोष अवरोध वो होता है जैसे 2 रास्ते हैं जाने के लिए। ये एक जगह है जहाँ आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक ये और एक ये। यदि इस पे अवरोध उत्पन्न हो गया यहाँ पे, तो ये विकल्प है यहाँ आने के लिए, इसे सदोष अवरोध कहते हैं। यदि यहाँ आने के सारे विकल्प बंद कर दिया जाए यहाँ से जाने का, तो ये सदोष परिरोध कहलाता है। ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जो भी सेक्शन का एग्जाम्पल है उसे भी आप पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21A के अंतर्गत तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोजित नहीं है यदि अपराध। देखिए इसको प्ली बार्गेनिंग कहते हैं, जो 21A में है, 2006 में या 2005 में जोड़ा गया है। इसको बैरेक से देखते चलेंगे। ये पूछता है कि कब जोड़ा गया है। माफ़ करिए, मैं अभी देख के ही बता दे रहा हूँ, अन्यथा कन्फ्यूजन बनी रहेगी। सेक्शन 265A है इसका सेक्शन। तो 265A को 2006 में जोड़ा गया था।
21 ए प्ली बार्गेनिंग को, जिसमें ये प्ली बार्गेनिंग 3 लोगों के अगेंस्ट में नहीं अप्लाई होता है। 3 लोगों से यदि सौदा नहीं किया जा सकता है, किनके साथ? सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में, महिलाओं के साथ अपराधों में और 14 वर्ष से कम बच्चों के साथ अपराधों में ये अप्लाई नहीं होगा। तो आप इसको कैसे ढूंढेंगे? ये तो जाएंगे सीधा सीधा तो किस सेक्शन में दिया है नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर को रखेंगे नाम याद, किस चैप्टर में दिया गया है, कौन सा सेक्शन है, तो 265 ए में शुरू होता है और उसी में नीचे का क्लॉज दिया होगा कि बट डज नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं करेगा। किन पे? तो सोशो इकोनॉमिक, चाइल्ड और वीमेन के अगेंस्ट में। इस तरह से इसको याद किया जाता है। डायरेक्ट पढ़ने का तरीका एक होता है जिसको जानेंगे आप तभी इसको ढूंढ पाएंगे, अन्यथा या 12 वर्ष लगाएंगे या फिर 18 वर्ष लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत दंड है। यदि आपको नहीं पता है तो ये रिसर्च करने में कठिनाई उत्पन्न कर देगा। 82 में लिखा है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया अपराध नहीं है, और 83 में लिखा है कि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चा यदि वो प्रवृत्ति को समझता है, अपराध और नेचर की प्रवृत्ति को समझता है, तो वो अपराध होगा। तो यही 7 से 12 वर्ष से ज़्यादा आयु के बच्चे की बात इसमें की गई है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तें हैं। तो दंड जो है, दंड की हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में पढ़ रहा हूँ। क्या क्या होती है? तो इंटेंशन होता है, अवैध कार्य होता है, दोषी मन और अवैध कार्य होता है, इसेंशियल एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का, तो ये सेक्शन 96 से 106 में प्राइवेट प्रतिरक्षा दिया हुआ है। ये हेडिंग से आप ढूंढ लेंगे डायरेक्ट, ये क्वेश्चन गलत आपका नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, किसी अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को किस अपराध में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है? तो संज्ञेय अपराध, जिसे कॉग्निजेबल अपराध करते हैं। जमानती अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध में नहीं किया जाता है। असंज्ञेय अपराध में भी उसी श्रेणी का है जिसमें मजिस्ट्रेट से पहले वारंट लेना पड़ता है, लेकिन संज्ञेय अपराध में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेता है। ये बात कहाँ लिखी है? CRPC में लिखी है। सेक्शन 41 को जब पढ़ना शुरू करेंगे तब पता चलेगा। 41 से 44 तक इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। परिवाद पर संस्थित समनी विचारण वाद में जहां अभियुक्त पर समन जारी किया गया, वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में, देखिए परिवाद किया गया है और वादी जो है पर समनी विचारण वाद में जहां अभियुक्त पर समन जारी किया गया, वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में दोष मुक्ति उसे मिल जाएगी। जो व्यक्ति किया था केस वो मर गया है समन वाले अपराध में, वारंट वाले अपराध में नहीं, ये ध्यान देंगे, तो वो दोष मुक्त हो जाएगा। इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है कि अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा या दोष मुक्ति किया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा या सीधा एक्विटल दे दिया जाएगा, तो ये दोष मुक्ति मिलेगी, इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 36, मान लीजिए कि FIR में, क्वेश्चन नंबर 36 ये वाला पढ़ रहा हूँ। FIR स्टेशन हाउस ऑफिसर, FIR अगर रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा है तो क्या क्या, पुलिस नहीं FIR ले रहा है तो क्या आपके पास रेमेडी होगी? तो पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना या निजी शिकायत 156(3) में मजिस्ट्रेट से करना, दोनों हो जाएगा। 482 में हाईकोर्ट भी जाया जाता है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दंड संहिता की धारा, ये 160 में डायरेक्ट दिया हुआ है, रिसर्च करके आप इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को पुलिस थाने में बुलाना आवश्यक नहीं है, उनके आवास पे जाना है और महिला के साथ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का या निम्नलिखित में से किस बात से संबंधित है? तो ये केस अगर आप नहीं जान रहे हैं तो भारतीय राजनीति को नहीं जानेंगे। भारतीय राजनीति में आप समझे जाएंगे कि कुछ भी नहीं जान रहे हैं, जुडिशरी या फिर एडवोकेट के रूप में। ये मोहम्मद शाहबानो का केस था। यदि जो छात्र नहीं जान रहे उनको थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पे कि ये शाहबानो बेगम एक बुजुर्ग महिला थी। इन्होंने केस फाइल किया 125 CRPC में मेंटेनेंस के लिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक केस गया
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 125 धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, इसमें किसी भी महिला को रेमेडी दी जाएगी। इसी को उस समय के भारत सरकार जो पूर्ण मेजॉरिटी में थी, कुछ लोगों के दबाव में आके इस फैसले को पलट दिया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण था उस समय, ऐसा बताया गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है? तो कौन कौन ट्रायल कर सकता है? अब ऐसे रहेगा तो कैसे ढूंढ पाएंगे? ये सीआरपीसी का क्वेश्चन है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय जिस मजिस्ट्रेट को ये अधिकार देगा, ये सभी तीनों करेंगे। सीआरपीसी का ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को अगर पढ़े नहीं रहेंगे आप, रिसर्च करके भी नहीं ढूंढ पाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएं उपस्थिति की बाध्यता को, तो धारा चैप्टर पूरा ही पढ़ेंगे, 61 से 90 में ही दिया गया है कि कब उसको बुलाया जाएगा। इसी में 82-83 में भगौड़े बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ा जाता है। तो ये चैप्टर वाइज से ही इसको आप रिसर्च से आसानी से ढूंढ सकेंगे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इसमें दिया है कि कहाँ पे मुकदमा किया जा सकता है। तो या तो अहमदाबाद में या दिल्ली, दोनों जगहों पे इस पे मुकदमा चलाया जाएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 41। ए अहमदाबाद में एक व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है। बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए वाद जारी कर सकता है, तो दोनों जगह कर देगा, अहमदाबाद या दिल्ली। सिविल केस का, सिविल कोड का ये है। किस धारा में रेस जुडिकाटा बताया गया है? तो धारा 11 में बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रेस जुडिकाटा। इसी में 11(4) का एक धारा 11 सब क्लॉज 4 रेस सब जुडिकेटा का बात करता है। रेस जुडिकाटा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्वेश्चन के माध्यम से। सेक्शन 10 में रेस सब जुडिस की बात करता है, जो कोर्ट पे भार आरोपित करता है और यहाँ पार्टी पे करता है। इन दोनों सेक्शनों को विस्तार से आप बैरेक्ट से पढ़ें या बुक से पढ़ें और बेहतर होगा। अब देखिए, जैसे ये है श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड 10,000 के लिए श्री ए द्वारा प्राप्त डिग्री के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी हैं। तीनों दायी हैं एक के खिलाफ, ए के खिलाफ 10,000 की डिग्री के लिए। श्री वाई श्री ए के विरुद्ध अकेले 10,000 की अज्ञप्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है, जिससे संयुक्त की जा रही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प श्री ए के लिए? श्री ए 21 से 18 के अंदर उसकी संयुक्त को प्रति आपके मानेगा। मान लिया जाएगा अगर एक के खिलाफ ही वसूल कर रहा है, तो इसको भी देखिए आप डायरेक्ट से नहीं देख पाएंगे जब तक इसको पढ़े नहीं रहेंगे। ये पूरा रिसर्च का क्वेश्चन है, रिसर्च भी करके इसका आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे यदि इसको पढ़े नहीं रहेंगे। तो आप पढ़े भी व्यापक रूप से रहेंगे, ऑर्डर 21 रूल 18 को यदि पढ़ेंगे तब इसको पता चलेगा। और ऐसे प्रावधानों को एक डायरेक्ट और इसमें बताना संभव नहीं है। इसके उदाहरण दे दे के 5-6 उदाहरण इस पे बनते हैं, जिसमें से अक्सर क्वेश्चन आते ही रहते हैं कि कब सेटिस्फाइड माना जाएगा। ए बी सी डी तीनों पार्टनर हैं मान लीजिए, और ए एक व्यक्ति है। यहाँ पे 1 2 और 1 3 एक तरफ है और एक तरफ है। इसको 10,000 रुपया इन तीनों से वसूल करना है, तो ये इन तीनों से वसूल करे या एक से वसूल कर ले। मान लीजिए कि ये व्यक्ति 10, लिखने का व्यवस्था मेरे पास नहीं है, मैं माउस से ऐसे घुमा रहा हूँ इसलिए नहीं हो पा रहा है, इसी से वसूल कर लिया, तो क्या ये पूरा दे देगा? तो ये अब इन दोनों से भी वसूल कर सकता है। यही इस क्वेश्चन की प्रवृत्ति और इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं। ए बी और सी संयुक्त हिंदू परिवार के सहभागी हैं। वह संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। सी को समन मिलता है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि आप समन 3 लोग हैं, ये एक परिवार के लोग हैं, ए बी और सी। वाई को कोई संपत्ति दिए हैं,
कोई डिस्प्यूट एराइज हो जा रहा है तीनों लोगों के बीच से और इसके बीच से, तो इसने एक समन भेजा है और इस परिवार के किसी एक ही व्यक्ति को मिला है वो समन, सबको नहीं मिल पाया है। तो क्या माना जाता है कि इन सबको मिल गया है, इन दोनों को भी मिल गया है यदि सी ही रिसीव किया है तो, और ये तीनों कोर्ट में नहीं हाजिर होते हैं। इसमें देखिए एक पक्षीय डिग्री पास हो जा रही है, ये तीनों मान लिया जाएगा और तीनों को कोर्ट में नहीं होंगे तो ऑप्शन तीनों को मान लिया जाएगा, एक पक्षीय डिग्री हो जाएगा। तो एक पक्षीय डिग्री हो जाता है तो ये जब भी कोर्ट में जाएंगे तो उसे रिवर्ट भी किया जाता है, रिस्टोर हो जाएगा केस। इसके विरुद्ध डिग्री खारिज की जाएगी, ए बी और सी तीनों के विरुद्ध हो जाएगी, सही विकल्प सी है। 45 देखिए, यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? तो शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। शपथ पे जो सिविल में दे रहे हैं आप, उसमें झूठी बातें लिख के दे रहे हैं तो शपथ भंग के लिए दायी होंगे। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नलिखित द्वारा प्रकाशित की जाएगी। तो देखिए फरार व्यक्ति वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, सेक्शन 82, 83 से 86 तक में, कि क्या क्या कुर्क की जाएगी, कुर्क के लिए दावे कितने दिनों में किया जा सकते हैं, उसमें जो समय पीरियड दिया है, ये सीआरपीसी का क्वेश्चन है, वो महत्वपूर्ण है। तो यदि कोई व्यक्ति भगौड़ा घोषित हो गया है तो कहाँ कहाँ नोटिस चस्पा की जा सकती है, यही पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें देखिए उस ग्राम में जहाँ का वो है, उस गृह या निवास उसके घर पे एक व्यक्ति प्रति न्यायालय सदन में, सहज न्यायालय में भी चस्पा कर दिया जाता है नोटिस बोर्ड पे, यदि न्यायालय उचित समझे तब स्थान में प्रचलित समाचार में, हर ये चारों जगह शामिल है, तो इसीलिए इसका विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश ये सीधा सीधी ऑर्डर के हेडिंग से है? ऑर्डर 39 में दिया हुआ है, आप देख करके इसको समझ जाएंगे। अस्थाई जो व्यपदेशन होता है वो सिविल कोड में दिया हुआ है और जो अस्थाई होता है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अस्थाई ऑर्डर 39 में दिया है और उधर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के संभवतः सेक्शन 41 में दिया हुआ है या 43 में, अस्थाई और अस्थाई। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग, आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है। अभिवचन को क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में थोड़ा देख के मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी है मेरे पास। क्वेश्चन, हाँ, एज पर ऑर्डर 6 प्लीडिंग शैल मीन्स, देखिए ऑर्डर 6 को आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो नहीं समझ आएगा, पूरा पढ़ेंगे तो जैसे देखिए ये लिखित कथन लिखे हैं, बस रिटन स्टेटमेंट एक ही नहीं होता है, उसमें शिकायत और रिटन स्टेटमेंट दोनों होता है। आप ऑर्डर 6 के रूल 1 को ही पढ़ के देखें, वहीं पे ये बात लिखी हुई आपको मिल जाएगी। ऑर्डर को में घबराएं नहीं कि ऑर्डर में इतने रूल होते हैं, हर ऑर्डर में कुछ ही महत्वपूर्ण रूल जुडिशरी के लिए, जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें से कमोबेश क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा डीप आता है तो लगभग ज़्यादा लोग गलती कर बैठते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है? तो ये ऑर्डर के हेडिंग से ही आप समझ जाएंगे। आदेश 22 इससे संबंधित है, ये 21, 22, 23 तीनों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 50 एविडेंस एक्ट से है। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रिस जस्टे का सिद्धांत की चर्चा की गई है? तो धारा 6 में की गई है। ये धारा 10 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है और 11 में अन्यत्र रहने की, प्ली ऑफ एलिबाई की ये बात करता है 11, कि आप अपराध के समय कहीं और थे। हम इसमें 50 तक ही रहने देते हैं, दूसरे वीडियो में 50 से आगे बनाएंगे। यदि किन्हीं भी बंधु को ये प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हौसला बढ़ेगा, और जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी बना दूंगा। और यदि लोग जुड़ते हैं तो इस पे कई पार्ट और कई क्वेश्चन बना दूंगा, जो सहजता से हिंदी माध्यम में प्रयास करने वाले भाइयों के लिए सुगम बन सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।